कुछ दिनों बाद रूपा की शादी सेठ बलराम सिंह के बेटे श्याम से हो जाती है और रूपा एक बहुत बड़े घर में आ जाती है। बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना होने लगता है। इधर माधुरी घर में अकेली रह जाती है। पढ़ी लिखी न होने के कारण उसकी शादी के लिए रिश्ते भी नहीं आते हैं। तभी इधर गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। देखो भैया, माधुरी ने अपनी छोटी बहन रूपा को इतना पढ़ाया लिखाया, इसलिए उसका तो विवाह बहुत अच्छे घर में हो गया। लेकिन इस माधुरी का क्या होगा? इसका भी विवाह कहीं न कहीं हो ही जाएगा। वैसे भी बेचारी शुरुआत से मेहनत कर रही है, उसे एक भी दिन चैन से सुख नहीं मिला। लोगों की बातों का प्रभाव माधुरी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। वह अपने काम से काम रखती थी और मेहनत करके अपना गुजारा किया करती थी। तभी एक दिन माधुरी अपने आप से कहती है, ऐसा करते हैं, आज छोटी बहन रूपा से मिलकर आते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, रूपा बहन हमसे मिलने भी नहीं आई है। इतना कहकर माधुरी अपनी बहन रूपा से मिलने के लिए चल देती है। इधर अब रूपा बहुत बड़े घर की मालकिन बन चुकी थी। उसका पति भी एक बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए उसके यहाँ नौकर चाकर काम करते थे। जैसे ही माधुरी रूपा के द्वार पर पहुंची, तभी दो नौकर उसे रोक लेते हैं। अरे भाई, इस घर की मालकिन से जाकर कहो कि तुम्हारी बड़ी बहन तुमसे मिलने के लिए आई है। जी, मैं अभी जा रहा हूँ और आपका संदेश पहुँचा कर आता हूँ। अब नौकर घर के अंदर जाता है और रूपा से कहने लगता है, छोटी मालकिन, बाहर एक औरत खड़ी है जो कह रही है कि वो आपकी बड़ी बहन माधुरी है। बताइए, उसे अंदर लेकर आएं या नहीं? नौकर की बात सुनकर रूपा अपने मन में सोचने लगती है, हमारी बहन माधुरी पढ़ी लिखी भी नहीं है और उसकी हालत भी बहुत खराब होगी। अगर वो अंदर आई तो लोग क्या सोचेंगे? हम इतने बड़े घर की मालकिन हैं और हमारी बड़ी बहन एक भिखारी जैसी है। ऐसा करते हैं, उसे बाहर से ही मना करवा देते हैं। फिर रूपा इतना सोचकर अपने नौकर से कहने लगती है, देखो, बाहर जाकर कहना कि तुम्हारी छोटी बहन अभी घर पर नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है, इसलिए तुम अभी घर लौट जाओ, फिर कभी मिलने आना। इतना सुनकर नौकर घर से बाहर आता है और माधुरी से कहने लगता है, बहन जी, अभी आपकी छोटी बहन घर पर नहीं है। वो कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गई हुई हैं, इसलिए आप अभी घर लौट जाइए, फिर कभी मिलने आना। नौकर की बात सुनकर माधुरी अपने मन में बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है हमारी बहन बाहर घूमने गई हो। चलो फिर कभी मिलने आएंगे। फिर माधुरी अपने घर वापस लौट जाती है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन माधुरी जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती है। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगती है। वह पानी ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता। अंत में वह रास्ते में बेहोश होकर गिर जाती है। उसी समय उस रास्ते से एक युवक रामू वहां से होकर गुजर रहा होता है। रामू की नजर जमीन पर गिरी हुई माधुरी पर पड़ती है। वह घबराकर उसके पास आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए उससे पूछने लगता है, अरे लड़की, तुम्हें क्या हो गया? तुम बेहोश कैसे हो गई और तुम्हारा नाम क्या है? अरे, मेरा नाम माधुरी है और मैं इस जंगल में लकड़ी काटने के लिए आई थी। यहाँ कहीं भी पानी नहीं मिला, इसलिए प्यास की वजह से बेहोश हो गई। इतना सुनकर रामू तालाब के किनारे जल्दी से जाता है और पानी लेकर तुरंत वापस आता है। वह माधुरी को पानी पिलाता है। तभी माधुरी एकदम स्वस्थ हो जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अरे माधुरी, आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात कहें। हाँ, कहो, क्या बात है? देखो माधुरी, हमें तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई हो, इसलिए हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो हाँ करो, नहीं तो मना कर सकती हो। रामू की बात सुनकर माधुरी अपने मन में सोचने लगती है, अरे, यह तो इंसान बहुत ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति है। इससे अच्छा हमारे लिए और कोई व्यक्ति नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इससे हाँ कर देते हैं। पता नहीं आगे मेरी शादी हो पाएगी या नहीं। देखो रामू, हम तो बहुत गरीब हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो हम आपसे शादी कैसे कर सकते हैं? अरे, इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत करो। हम इसी गांव के किनारे रहते हैं और लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं।
हम तुम्हें बहुत ही सुखी रखेंगे, आप चिंता मत करो। फिर कुछ ही दिनों में रामू माधुरी से विवाह कर लेता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। फिर एक दिन रामू माधुरी से कहने लगता है, अरे माधुरी, हमारे लिए खाना जल्दी से बना दो। आज लकड़ियां काटने थोड़ा जल्दी जाना है और वहां से हमें जल्दी वापस घर भी आना है, क्योंकि अभी सुना है मार्केट में लकड़ियों के दाम कुछ ज्यादा ही ऊंचे चल रहे हैं। हाँ जी, अभी बना रही हूँ खाना। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए और अपने औजार भी साफ कर लीजिए। अब रामू खाना को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद एक घने जंगल में पहुंच जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। रामू लकड़ियां काट ही रहा था, तभी वहां पर रामू का दोस्त श्यामू आ जाता है। तभी श्यामू को देखकर रामू कहने लगता है, अरे श्यामू भाई, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हो, हमें कैसे याद रखोगे? अरे नहीं रामू भाई, तुम तो यार मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम्हें हमेशा याद रखते हैं। तो और सुनाओ, फिर कैसा क्या चल रहा है? अपनी तो सब अच्छे से कट रही है, लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर बस अपना गुजारा चल रहा है। अरे रामू भैया, आपको एक खुशखबरी बतानी थी। अभी कुछ दिन पहले हमारा विवाह हो गया है। अरे श्यामू, हमें भी आपको एक खुशखबरी बतानी थी, मेरा भी विवाह हो गया है। यह तो बहुत अच्छी बात है रामू भैया, लेकिन वह शर्त आपको ध्यान है, जब हम लोग छोटे थे और चमन ऋषि महात्मा के यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? हाँ श्यामू, हमें पूरी शर्त याद है। उन्होंने कहा था तुम लोगों की किस्मत में कोई भी संतान नहीं है। तब तुमने उनसे विनती करी थी, तब उन्होंने एक उपाय बताया था। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रामू भैया। जब हमने महात्मा जी से बहुत विनती की थी, तब उन्होंने साफ कहा था, तुम दोनों का विवाह एक ही समय पर होगा और विवाह के बाद जो भी संतान जन्म लेगी उसे बचपन में ही आपस में बदल लेना होगा। हाँ श्यामू, हम तो तैयार हैं। आने वाले समय में जो भी संतान पैदा होगी, अपने लोग उसको बदल लेंगे, जिससे कि साधु महात्मा के कहे अनुसार अपनी संतान की उम्र भी लंबी हो जाएगी। तो रामू भैया, आपने लकड़ियां तो काट ली हैं, अब चले दोनों लोग अपने अपने घर। अगर कभी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताना, आपकी पूरी मदद करेंगे। अरे नहीं श्यामू, मदद की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा ने कहा था, ईमानदारी से मेहनत करो और अपने ही कर्मों का फल ग्रहण करो, दूसरों के कर्मों का फल नहीं लेना चाहिए। दोनों दोस्त आपस में बातें करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर समय बीतने लगता है और कुछ समय बाद रामू के घर एक बेटे का जन्म होता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामू के घर एक बेटी का जन्म होता है। तभी श्यामू अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा करते हैं, सबसे पहले रामू के पास चलते हैं, उससे कहते हैं मेरे घर में बच्चे का जन्म हो चुका है। इतना कहकर श्यामू रामू के घर की ओर चल देता है और कुछ देर बाद रामू के घर पहुंच जाता है। तभी वह धीरे से आवाज लगाने लगता है, ओ रामू भैया, ओ रामू भैया, बाहर आओ जल्दी, तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। श्यामू की बात सुनकर रामू घर के बाहर आता है और अपने दोस्त श्यामू को देखकर खुश हो जाता है और कहने लगता है, बताओ श्यामू, क्या बात है? अचानक कैसे आना हुआ? हमारे घर में अभी बच्चे का जन्म हुआ है। तुम्हें वह शर्त याद है ना, जो उस समय महात्मा चमन ऋषि ने कही थी? अरे सही कहा श्यामू, हमारे भी घर में एक लड़के का जन्म हुआ है। तो ऐसा करते हैं, आज शाम को ही जंगल में अपने अपने बच्चे लेकर आते हैं और वहीं पर आपस में बदल लेंगे। सही कहा भैया, नहीं तो पता चल जाएगा और अपने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताना है। चुपके से अपने बच्चे को लेकर आना है। रात में तो अपने लोगों की पत्नियां भी सो जाएंगी। इतना कहकर श्यामू अपने घर चला जाता है और जैसे ही शाम होती है, तभी रामू अपनी पत्नी को देखकर सोचने लगता है, अरे हम अपने बच्चे को श्यामू के बच्चे से बदलेंगे, तब माधुरी अपने मन में क्या सोचेगी? लेकिन हमें ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो साधु महाराज के कहे अनुसार हमारे बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऐसा ही करते हैं। अभी तो माधुरी सो रही है, बच्चे को उठाकर अभी जंगल की ओर निकल लेते हैं। इतना कहकर रामू अपने बेटे को गोद में उठाता है और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। उधर अपने घर में बैठा श्यामू मन ही मन सोचने लगता है, अरे यह मेरी पत्नी रूपा अभी सो रही है, तो ऐसा करते हैं, अभी इस बच्चे को उठा लेते हैं और श्यामू के बच्चे से बदल लेते हैं।
ऐसा हमें तो मजबूरी में करना ही होगा। अगर नहीं करेंगे तो यह भी बच्चा बच नहीं पाएगा। फिर श्यामू अपने बच्चे को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ देर बाद रामू के पास पहुंच जाता है। तभी श्यामू रामू से कहने लगता है, देखो भाई रामू, यह वाला रहस्य अपनी पत्नी को कभी भी बताना नहीं है। हम दोनों लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, नहीं तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। सही कहा, इस रहस्य को हम लोगों को गुप्त ही रखना है। अपने बच्चों का सवाल है तो अब ऐसा करिएगा, जल्दी से बदल लीजिए, नहीं तो कोई आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब रामू और श्यामू अपने बच्चों को आपस में बदल लेते हैं और अपने अपने बच्चों को लेकर घर लौट आते हैं। रामू चुपके से अपनी पत्नी के पास बच्ची को लिटा देता है और इधर जैसे ही सुबह हुई वैसे ही रामू ने अपनी बच्ची का नाम संध्या रखा और उधर श्यामू ने अपने बच्चे का नाम गोपाल रखा। धीरे धीरे समय बीतने लगा, मौसम भी तेजी से बदलने लगा। गर्मियां धीरे धीरे खत्म हो गईं और सर्दियों का मौसम बहुत तेजी से शुरू हो गया। यहाँ की सर्दियाँ कुछ अलग तरह से आती थी। सर्दियों के मौसम में फसलें नहीं उगती थी, इसलिए लोग सर्दियों में जानवरों को मारकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। इसी कारण रामू अपनी पत्नी माधुरी से कहने लगा, अरे माधुरी, अब ठंड बहुत तेजी से बढ़ने लगी है और बर्फबारी भी बहुत तेज होने लगी है, इसलिए अपनी बच्ची संध्या का अच्छे से ख्याल रखना। हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ कुछ जानवरों का शिकार करके जल्दी वापस आ जाएंगे। इतना सुनकर माधुरी को अपने पिता की याद आ जाती है, क्योंकि माधुरी के पिता की मृत्यु ऐसी सर्दियों में ठंड की वजह से हुई थी। तभी माधुरी अपने पति से कहने लगती है, देखो, ठंड इतनी ज्यादा है कि सहन करना मुश्किल हो रहा है और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम बाहर शिकार करने के लिए मत जाओ। हमारी बहन बहुत पैसे वाली है, उससे कुछ मदद मांग लेते हैं, जिससे सर्दियों का मौसम आसानी से कट जाएगा और जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होगी तो उसका सारा पैसा चुकता कर देंगे। ऐसा करिए माधुरी, अभी थोड़े दिन ऐसे ही काट लीजिए, फिर आगे चलकर कुछ मदद मांग लेंगे। मेरा भी एक दोस्त है जो बहुत ही पैसे वाला है। उसने कहा था, अगर कोई भी परेशानी हो या किसी तरह की मदद चाहिए हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। इतना कहकर रामू जंगल की ओर निकल जाता है, अपना जाल बिछा देता है और कुछ समय बाद उसमें एक शिकार फंस जाता है। तभी रामू उस शिकार को लेकर अपने घर आ जाता है। उधर श्यामू अपने घर में बैठा था। सर्दियों का मौसम बहुत तेज था और बर्फबारी भी इतनी ज्यादा हो रही थी कि सहन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी श्यामू अपनी पत्नी रूपा से कहने लगता है, देखो रूपा, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे। बहुत समय पहले हम एक साधु महात्मा से मिले थे। उन्होंने हमारे बच्चे के भविष्य के लिए भविष्यवाणी की थी, इसलिए हमें उनके पास जाना होगा। स्वामी, ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो तुम बाहर कैसे जाओगे? और अपना बेटा गोपाल भी अभी बहुत छोटा है। देखो भाग्यवान, अपने यहाँ नौकर चाकर काम तो कर ही रहे हैं, इसलिए तुम्हें सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी और हम अकेले नहीं जाएंगे। मेरा एक बचपन का दोस्त है, वह भी मेरे साथ जाएगा। इतना कहकर श्यामू अपने मित्र रामू से मिलने के लिए उसकी झोपड़ी की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वह रामू के घर पहुंच जाता है। उधर रामू घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी श्यामू उसे देखकर पास आता है और उससे कहने लगता है, अरे भाई रामू, तुम्हें याद है साधु ने कहा था, जब तुम्हारे बच्चे 1 साल से ऊपर के हो जाएं, तब तुम लोग हमारे पास दोबारा मिलने आना। तो चलो अब चलते हैं, साधु महाराज जंगल में मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल याद है, लेकिन हमारी पत्नी और छोटी बच्ची संध्या, ये दोनों कहाँ रहेंगे? ठंडी का मौसम बहुत तेज है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे इस बात की चिंता मत करो मेरे भाई, तुम अपनी पत्नी और बेटी संध्या को हमारे घर पर छोड़ दो। वहाँ पर बहुत सारे नौकर काम करते हैं, सारी सुख सुविधा उन्हें दी जाएगी और अपने लोग साधु महाराज से मिलने चलते हैं। इतना सुनकर रामू अपनी पत्नी माधुरी और अपनी बेटी संध्या को लेकर श्यामू के साथ उसकी हवेली की ओर चल देता है। कुछ देर बाद श्यामू अपने घर पहुंच जाता है। तभी श्यामू की पत्नी रूपा अपनी बहन माधुरी को देखकर चिढ़ जाती है। तभी श्यामू रूपा से कहता है, देखो रूपा,
यह हमारा दोस्त रामू है और यह इसकी पत्नी है। तभी रूपा हल्के मन से अपने पति श्यामू से कहती है, अरे पतिदेव, ये हमारी बड़ी बहन माधुरी है, हम इसे अच्छे से जानते हैं। श्यामू इतना सुनकर बहुत खुश होता है और अपने मन में सोचने लगता है, यह तो भगवान ने हमें सारा सुख एक ही बार में दे दिया, तो अब तो रामू को अपने साथ लेकर महात्मा से मिलने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रूपा अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखेगी। इतना सोचकर श्यामू अपनी पत्नी रूपा से फिर से कहता है, देखो रूपा, हम और रामू दोनों लोग जंगल में साधु महाराज से मिलने जा रहे हैं, तो हमें समय भी लग सकता है। इसलिए तुम अपनी बहन माधुरी का अच्छे से ख्याल रखना, उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ पतिदेव, आप जाइए, हम अपनी बहन माधुरी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। अब रामू और श्यामू अपने साथ भोजन लेकर जंगल की ओर निकल जाते हैं। इधर ठंड बहुत ज्यादा थी और बर्फबारी भी बहुत तेज होने लगी थी, इसलिए रूपा और माधुरी अलग अलग कमरे में रहने लगे। तभी रूपा अपने बेटे गोपाल से कहती है, देखो बेटा गोपाल, तुम्हारे पिता तो बाहर गए हुए हैं, उनका तो कोई पता नहीं कब आएंगे, इसलिए घर का सारा काम माधुरी और उसकी छोटी बेटी संध्या से करवाएंगे। ठीक है मम्मी, सारा काम इन्हीं से करवाना। रूपा और उसका बेटा गोपाल आपस में बातें ही कर रहे थे। तब तक इधर माधुरी की बेटी संध्या रूपा के पास आती है और कहती है, अरे मौसी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ जल्दी से खाना दे दो। अरे मौसी की बच्ची, अभी तुझे खाना नहीं मिलेगा, जा अपनी मम्मी से कह देना ये घर मेरा है, तेरे बाप का नहीं। यहाँ मुंह उठाकर खाना खाने चले आते हैं। बेचारी संध्या कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपनी मम्मी के पास आ जाती है और अपनी मम्मी से कहने लगती है, मम्मी मम्मी, मौसी ने कहा है ये घर मेरा है, तेरा नहीं, इसलिए तुझे खाना अभी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बेटी, तेरी मौसी कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव की है, चलो हम बात करके देखते हैं। अरे रूपा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? यह भी तो बच्ची तेरी ही है। अरे मेरे लिए ना सही तो इस बच्ची के लिए तो अच्छा खाना दे दे। देखो माधुरी बहन, ये घर मेरा है, इसलिए हम तुझे केवल दलिया ही खाने को देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देंगे। चलो दलिया ही देते रहना, जब मेरे पति आ जाएंगे तो हम अपने घर पर चले जाएंगे। रुको, इस खाने के बदले में तुम्हें घर का सारा काम करना होगा, खाना भी बनाना होगा और बर्तन भी धोने होंगे, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए अभी तुम हमारे खाने के लिए खीर पूड़ी बना दो और अपने लिए दलिया अलग बना लेना, तुम्हें खीर पूड़ी नहीं मिलेगी। फिर माधुरी रूपा के कहे अनुसार खीर पूड़ी बनाती है और रूपा को खाने के लिए बुलाती है। अरे रूपा, ओ रूपा, आपके लिए खीर पूड़ी बनाकर तैयार कर दी है, आइए और आकर खा लीजिए। फिर रूपा खाना खाती है और उसका बेटा गोपाल भी खीर पूड़ी खाता है। ये सब देखकर माधुरी की बेटी संध्या अपनी मम्मी से कहने लगती है, मम्मी मम्मी, हमें भी खीर पूड़ी खाना है, थोड़ी दे दो ना खाने के लिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। देखो संध्या बेटी, अभी हम लोग दूसरे के घर में हैं, वह जितना हमें खाने को दे उतने में ही खुश रहो, वरना यह भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। फिर कुछ देर बाद माधुरी अपनी बेटी को दलिया खिलाती है और अपने आप भी दलिया खाती है। दलिया खाने के बाद सभी लोग सो जाते हैं और अगली सुबह रूपा का बेटा गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, हमें बहुत तेज भूख लगी है और आज हमारा मिठाई खाने का मन चल रहा है। हाँ बेटा, अभी बनवा रही हूँ आपके लिए मिठाई। अरे माधुरी बहन, जल्दी आओ, हमारे बेटे को बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए इसे अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर खिलाओ। इतना सुनकर माधुरी बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बनाकर तैयार करती है और खाने के लिए रूपा